Okay, now we are coming toward the next topic, which is about the fluid volume disturbance, and that this topic is the fluid volume axis. What is fluid volume axis? We have discussed about the fluid volume, uh, and after that we have discussed about the fluid volume deficits कि जो कमी है फ्लूइड वॉल्यूम किस वजह से कम होता है। ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया। अभी हम पढ़ रहे हैं फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट के अंदर आपके बॉडी से फ्लूइड निकल रहे हैं, लॉस हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पीसीज, इन द फॉर्म ऑफ ब्लीडिंग, और जितने भी लास्ट के हमने सिम्टम पढ़े, तो वो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट्स के थे। अब हम आते हैं इसके फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस पे, हाइपरवोलीमिया। ठीक है, कि हमारे पास हमारे बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेन क्यों होता है, वो बॉडी से क्यों नहीं निकल रहा होता है, और उसका आपके बॉडी के ऊपर क्या इम्पेक्ट होता है। जैसे अगर आप लोग जाते हैं, अगर आप किसी ने रीनल वार्ड में ड्यूटी की है जहाँ पर किडनी के पेशेंट होते हैं, तो उनमें अक्सर आप देखते हैं कि हर जगह पे, जैसे पीठ पे आपको एडिमा नजर आ रहा होता है, स्वेलिंग नजर आ रही होती है। तो ये क्यों नजर आ रही होती है? ठीक है, तो अब ये मैकेनिज्म हम पढ़ते हैं, इसकी पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं कि व्हाट इज द रीजन। ओके, इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जो फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस होता है, बेसिकली होता ये है कि आपका जो हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म है वो फेल हो जाता है। ठीक है, या इस तरह है कि हेमोस्टैटिकली जो कि आपके इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, अगर वो नहीं होता तो फिर आपके बॉडी में ये फ्लूइड रिटेन हो जाता है, या ये है कि फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। अक्सर आपको ये कहा जाता है रीनल पेशेंट को आपसे पर डे मतलब 500 ml से ज्यादा नहीं देना चाहिए। अगर आपको एक हर्डल लिखा जाता है तो आप उसे एक्सीड नहीं करेंगे, 24 आवर में डिवाइड करेंगे कि इसको कितना फ्लूइड जाना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि इसके हेमोस्टैटिक मैकेनिज्म में कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से ये फ्लूइड रिटर्न हो रहा है, और आपका जो हेमोस्टैटिक सिस्टम है वो उस फ्लूइड के बैलेंस को रेगुलेट करने में नाकाम हो रहा है। जैसे फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा। अ, अगर आप जाएंगे वहाँ पर, अगर कार्डियो में आपकी ड्यूटी लग जाती है, या सेवल में अगर आप कार्डिक वार्ड में जाएंगे, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट आप देख रहे हैं, जो जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी दिया कि अगर आप रीनल वार्ड में जाएंगे, जो पेशेंट रीनल फेल्यूर के साथ आते हैं आप उनको देख लेना। इसके अलावा जो सिरोसिस वाले पेशेंट हैं उनको आप देखें, उसमें आपको ये आप उसमें देखेंगे कि उस फ्लूइड वॉल्यूम एक्सिस की वजह से आपको एडिमा नजर आएगा पीठ पे, चेहरे पे। ठीक है, तो इसकी वजह ये है कि फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो ले रहा है, एक्सेस हो रहा है, बॉडी से इतना निकल नहीं रहा, वो अंदर ही रिटेन हो रहा है। आपको कैसे पता चलेगा कि फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है? तो उसके लिए सबसे पहला एडिमा। एडिमा का मतलब है कि स्वेलिंग आपको नजर आ रही होगी। ठीक है, जैसे लास्ट पिक्चर में हमने देखा पीठ के ऊपर जो स्वेलिंग थी, पेडल एडिमा इसको कहते हैं। इसके अलावा हमने हाइपोवोलीमिया में देखा कि जो निक वेन होता है वो बिल्कुल ही फ्लैट मिलेगा आपको, लेकिन यहाँ पर आपको डिस्टेंडेड नेक वेन मिलेगा। और अगर आप देखेंगे स्टेथोस्कोप सीने पर रखेंगे तो आपको ये क्रैकल साउंड भी मिलेंगे। इसके अलावा टैकीकार्डिया इसके अंदर भी है, यानी हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट, और इंक्रीज ब्लड प्रेशर होगा इसमें। ठीक है, उसमें क्या था, ये हाइपोवोलीमिया के अंदर, कि वहाँ पर ब्लड प्रेशर को आप जब देख रहे थे तो उसमें बीपी कम था, लेकिन यहाँ पर बीपी क्या है, इंक्रीज आपको मिलेगा। वहाँ पर आप बात कर रहे थे कि वेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, तो आप वेट के डिक्रीज के बेस पे आप उसको डिवाइड कर रहे थे कि ये माइल्ड माइल्ड है, मॉडरेट है और सीवियर है। ठीक है, जो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा था वहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वेट जो है, ये कॉमन सेंस की बात है कि वेट तो इंक्रीज होगा, अगर फ्लूइड निकल नहीं रहा
रिटेन हो रहा है अंदर, तो वेट इंक्रीज आपको मिलेगा। ये तो सिम्टम्स है। फिर कुछ फैक्टर्स है जो कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में इफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? और कुछ फैक्टर तो हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं जब हम फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को, जैसे मैंने स्टार्ट किया था। तो इसके अंदर एक है सेक्स, यानी मेल फीमेल, बॉडी साइज। किसी का बॉडी साइज इतना नहीं है, छोटा है, किसी का बहुत, यानी उसकी बॉडी जो है लॉन्ग साइज की है। तो ये भी बड़ा इफेक्ट करता है। एज का बड़ा इफेक्ट है। जैसे मैंने कहा था, बच्चों के अंदर फ्लूइड कितना होता है एज कम्पेयर टू अडल्ट? बहुत कम होता है। ठीक है, अगर आप ओल्ड एज पे जाते हैं तो ओल्ड एज में वो फ्लूइड इतना नहीं होता। जैसे ओल्ड एज में आप स्किन को देखते हो तो आपको श्रिंक नजर आ रहा होता है। इसके अलावा डाइट का भी बड़ा रोल है। ठीक है, और ये भी इफेक्ट करता है आपके फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के ऊपर। अगर आप डाइट में प्रॉपर वो चीज़ें नहीं ले रही है तो इसका मतलब ये है कि आपको वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं मिल रहे, या तो इस तरह है कि आप डाइट के अंदर एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हैं। तो ये क्या होगा, आपके पास एक्सेस आ जाएगा। एनपीओ है अगर कोई पेशेंट, आप उसको ओरली कुछ नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये है कि वो आपका पेशेंट आपको हो सकता है डिहाइड्रेशन की तरफ जाए। एक सिंड्रोम है जिसको कहते हैं जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। और ये भी लास्ट टाइम आपको कहा था कि इसके अंदर सबसे पहले कुछ गड़बड़ होता है ना आपकी बॉडी के अंदर, जिस तरह आपका फिजियोलॉजिकल सिस्टम है। तो सेम सबसे पहले घंटी बजती है कि देखिए कुछ गड़बड़ हो रहा है। जैसे ये स्ट्रेस के लिए भी था ना, कि कोई स्ट्रेस के लिए कोई खतरे की घंटी बनती है, तो भाई ये है इस तरह कुछ गड़बड़ हो रहा है। तो वो रेजिस्टेंस करता है इवन के पीक पे पहुंच जाता है। आखिर में ये होता है कि वो रेजिस्टेंस में डिक्रीज आ जाता है, आपकी बॉडी फेल हो जाती है, और वो फिर डाउनवर्ड की तरफ आ जाता है, इवन के डेथ की तरफ बंदा जा सकता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग टर्म रिएक्शन होते हैं या शॉर्ट टर्म रिएक्शन होते हैं बॉडी के, और ये स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं। इसमें जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है वो भी अल्टर्ड हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। और कुछ फैक्टर ये भी है कि जैसे जैसा कि बॉडी टेम्परेचर है। बॉडी टेम्परेचर ये है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी में क्या आप देख रहे हैं कि भाई स्वेटिंग हो रही है। तो स्वेटिंग से क्या होगा, फ्लूइड वॉल्यूम आपके बॉडी से निकलेगा। या बहुत ही ठंडा मौसम है, तो ठंडा मौसम में आपकी बॉडी से वो एवापोरेशन और इस तरह की चीज़ें नहीं होगी, तो वो ये आपको रिटेंशन की तरफ लेके जाएगा लिटिल बिट। इसके अलावा रीनल, अगर आप देखें, रीनल का मैंने बता दिया, या कार्डिक का है, या पल्मोनरी सिस्टम है। तो अगर इसमें भी कोई मसला हो तो ये है कि ये भी ओवरलोड की तरफ लेके जा सकता है। अच्छा, कुछ मेडिकेशन भी है, और वो मेडिकेशन ये है कि स्टेरॉइड है। इसके अलावा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है, डायूरेटिक्स है, लेक्सेटिव्स है, इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स है। डायूरेटिक्स ये है, फॉर एग्जांपल किसी का वो है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस हो गया है, और फिर डॉक्टर ये सजेस्ट करते हैं कि इनको डायूरेटिक्स लगा दो ताकि इसके जिस्म से ये पानी निकले। ठीक है, तो उसमें फिर चांसेस ये है कि हो सकता है बहुत एक्सेसिव अमाउंट में वो फ्लूइड निकले। हो सकता है उसमें से आपके जो इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटाशियम, वो आपकी बॉडी से निकले और उसकी डिप्लीशन आ जाए आपकी बॉडी के अंदर। ये बहुत सारे फैक्टर्स है, ये नहीं मेडिकेशन का भी बड़ा इफेक्ट होता है फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में। लेक्सेटिव आप दे रहे हैं, लेक्सेटिव आपने इतना दे दिया कि पूरा फ्लूइड, पूरा सारी चीजें आपकी बॉडी से लॉस हो गई, फ्लूइड लॉस हो गया। या आप इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट्स दे रहे हैं और वो सप्लीमेंट इतने मिकदार में दे रहे हैं कि वो इलेक्ट्रोलाइट एक्सेस में हो गया। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अभी इसको रिकैप कर लेते हैं कि फ्लूइड वाली